बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इससे पहले वीलॉग में मैंने आपको एक बताया था कि इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आया है और इससे पहले गार्डियन ने, जो एक अख़बार है यूरोपियन, गार्डियन ने लिखा था बड़ी तफसील के साथ कि 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर इंडियंस ने आकर कत्ल किया है या इंडिया ने उनको यहाँ पे कत्ल करवाया है और इसके शवाहिद भी मौजूद हैं, इसके सबूत भी मौजूद हैं। और इसके ऊपर द गार्डियन ने जब ख़बर छापी थी तो फिर इंडिया का इसके ऊपर मौक़िफ़ वहाँ से आया। इंडियन वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, उसका एक इंटरव्यू होता है इंडिया में और उसमें उससे एक सवाल पूछा जाता है जिसके जवाब में वो ये कहता है, इंडियन टीवी न्यूज़ नेटवर्क है न्यूज़ 18, उसको इंटरव्यू देने के दौरान उसने कहा कि अगर किसी भी पड़ोसी मुल्क से कोई दहशतगर्द भारत में खलल डालने या यहाँ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर वो भागकर पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। ये इंडियन वज़ीर दिफ़ा का स्टेटमेंट है। और जब सहाफ़ी ने बाद में पूछा कि अब इंडिया पहले की तरह वाली पॉलिसी में नहीं रहेगा कि पड़ोसी ऐसा करेंगे तो बगल में खड़ा रहेगा और मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो उसने कहा जी बिल्कुल यही कहा और भारत में ऐसा करने की सलाहियत है, पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है और नरेंद्र मोदी ने इसको वाज़े कर दिया है कि ये पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है और भारत ये करने की सलाहियत रखता है कि वो पाकिस्तान के अंदर जाकर घुस के मारे। अब ये इंडिया का मौक़िफ़ है। बरतानवी अखबार द गार्डियन में जो रिपोर्ट शाये हुई थी उसका ये रद्द-ए-अमल है। वहाँ से एक तो पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरियों को आकर कत्ल करता है। देखिए, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अगर भारत को पाकिस्तान के अंदर किसी शहरी से मुताल्लिक़ कोई शिकायत है तो भारत पाकिस्तान के साथ उसको शेयर कर सकता है। भारत आलमी सतह पे मामला उठा सकता है, भारत पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है, पाकिस्तान कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। अगर पाकिस्तान को भारत के अंदर किसी शख्स से ख़तरा है या भारत में कोई ऐसा दहशतगर्द है जिसने पाकिस्तान में कुछ किया है तो पाकिस्तान शवाहिद को भारत के साथ शेयर कर सकता है और भारत से मुतालबा कर सकता है कि उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तो है अच्छे पड़ोसियों का तरीका। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर घुसकर इंसानों को कत्ल करना है, और 20 लोगों को भारत कत्ल कर चुका है उस रिपोर्ट के मुताबिक, और भारतीय वज़ीर दिफ़ा का ये जो स्टेटमेंट है राजनाथ का, वो इस बात को क्लियर कर रहा है, वो ये एतराफ़ है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कत्लेआम किया है, उसको उन्होंने डिनाई नहीं किया। इसके ऊपर पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है। मैं ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली भारत ये क्यों कर रहा है और भारत किस तरह का एडवेंचर चाहता है। भारत इलेक्शन के चक्कर में ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खमियाजा भुगतना पड़े। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चंद साल पहले भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो क्या अंजाम हुआ। हमने भारत का जहाज़ गिराया, पायलट को खैरात में वापस किया। दोबारा ऐसी कोशिश की तो वही जवाब देंगे जो पहले दिया था। तो वो इमरान खान के दौर का जिक्र नहीं कर रहा, वो ये नहीं कह रहा कि उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान था। ये ज़रूर कह रहा है कि वो उनकी हुकूमत का नाम ले रहा है, उनके वज़ीर दिफ़ा का नाम ले रहा है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ये नहीं कह रहा कि उस वक्त इमरान खान था वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब भारत को नाको चने चबवाए थे और उनका पायलट पकड़ के बाद में खैरात में वापस किया था। कल जो पायलट टांगे कांपते हुए वापस किया गया था, या पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान को बुज़दिल कह रहे थे ये लोग जब पायलट वापस किया गया, तो आज ये कह रहे हैं कि इंडिया को हमने खैरात में वापस किया था। तो देखें आप हुकूमत में और अपोजिशन में कैसे लोगों के मौक़िफ़ बदलते हैं, और ये बदलते रहते हैं, पुरानी कहानी है, ऐसे ही चलता है। बहरहाल इंडिया जो कर रहा है और जिस तरह दीदा दलेरी से वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, कोई भी आज़ाद मुल्क इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली ये बड़े सवालात हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अब आ जाए पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के ऊपर। ख़ावर मानिका वाला जो केस है, इद्दत में निकाह वाला केस, वो आज सुबह रिपोर्ट हुआ, कल सुबह रिपोर्ट हुआ कि ये उड़ जाएगा, अब इसके पल्ले कख नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था जो केस सबसे पहले उड़ेगा ना और सबसे तेज़ी से उड़ेगा वो इद्दत में निकाह वाला केस है। ये तो सुनेगा ही नहीं कोई अदालत। अब जब ये केस लगा कचहरी में तो ख़ावर मानिका का जो वकील है रिजवान अब्बासी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो वहीं साथ वाली अदालत में बैठे थे और उनकी वहाँ से फ़ोटोज़ भी आ गई कि जनाब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। लेकिन वो बग़ैर बताए कचहरी से चले गए और गैर हाज़िरी के बायस इस मामले की तारीख पड़ गई है 9 अप्रैल को दोबारा इसकी समाअत होगी। ये मामला भी कोशिश की जा रही है कि ईद के बाद पर मुलतवी कर दिया जाए। ये 1-2 पेशियों में उड़ जाने वाला मामला है, ये टिक नहीं सकता। क्यों खुल रहे हैं, इसकी वजह आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून को अब एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाना है।
नवाज शरीफ साहब को ये बात समझ आ गई है कि उन्होंने डील करके और जिस अंदाज में उन्होंने हुकूमत ली है, उनकी और उनके ख़ानदान की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही है। वो ये सोच रहे थे कि दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, मरीम नवाज़ के बच्चे भी इक़्तिदार में आएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस मरतबा ये बुरी तरह इलेक्शन हारे हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा इनकी सीटें नहीं है, 2 या 3 दर्जन मैक्सिमम सीटें होंगी, ज़्यादातर सीटें ये हार गए हैं। 50 सीटों पे तो इन्होंने कब्जा किया है, कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये MNAs की बात कर रहा हूं मैं, MPS तो इससे बहुत बड़ी तादाद में है। तो नवाज शरीफ साहब अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां आस्ता आस्ता बना रहे हैं, लेकिन क्या ये बयानियां बिकेगा? देखिए, आज 2 और लोगों ने, बड़ा सीरियस लोग हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इससे पहले मुलाकात करते हैं जाकर नवाज शरीफ साहब से नजम सेठी साहब, फिर वो स्टेटमेंट देते हैं, वो बातें करते हैं, वो बताना शुरू करते हैं कि धांधली के ज़रिए से हुकूमत बनाई गई है। वो बातें करते हैं कि धांधली के ज़रिए से बंदे हराए और जितवाए गए हैं। वो बताते हैं कि ये सब कुछ 2 नंबर तरीके से हुआ है। वो बताते हैं कि इमरान खान के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए हैं। यानी ऐसा लगता है कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है उसको तैयार किया जा रहा है। जावेद लतीफ़ को आप सुन लें, वो भी यही कह रहे हैं। राणा सनाउल्लाह को आप सुन लें, वो भी यही कह रहे हैं कि धांधली की गई है, 2 नंबरी की गई है, फ्रॉड किया गया है और एक हुकूमत बनाई गई है। ये हुकूमत हमारी नहीं बनती है, सारे मान रहे हैं। सब ये मान रहे हैं कि इमरान खान साहब का इक़्तिदार था, उनको लोगों ने अक्सरियत दी थी, लेकिन उनसे वो छीन ली गई है। अब 2 गवाहियाँ और आज के दिन में आ गई हैं। एक गवाही चौधरी आबद रज़ा कोटला। अच्छा, ये चौधरी आबद रज़ा कोटला साहब को कोई ना भी कहे ना, तो मैं इनको जानता हूँ कि ये दलेर आदमी है। आबद रज़ा कोटला ने कहा है कि फॉर्म 47 वालों को मैं नहीं मानता, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। उनका यह मानना, लोगों ने उनको वोट दिया और वो अपनी क़यादत के कहने पे या उनके कंप्रोमाइज़ पे खुद भी कंप्रोमाइज़ करके बैठ जाएं, तो ये दुरुस्त नहीं है। आबद रज़ा कोटला ने क्लेम किया कि सालक हुसैन 20,000 और शाफे हुसैन 7,000 वोट इन दोनों को मिले हैं और इसके ऊपर ये दोनों वजीर बन के बैठे हुए हैं, तो मैं तो इसको नहीं मानूंगा। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है जो दिया है अफनानुल्लाह खान साहब ने। ये जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत में शहबाज शरीफ की अपनी पार्टी के लोग नवाज शरीफ की मर्जी से इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? नवाज शरीफ साहब एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाकर अपने आप को पाकिस्तान की सियासत में वापस इन करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये हो पाएगा? मियाँ साहब के करीबी जो सहाफ़ी हैं, चाहे वो लंदन में है चाहे पाकिस्तान में है, वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया के ऊपर टाकी शाकी मार रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब चाहते हैं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएं किसी तरह से, उनकी मदद भी की जा रही है। और इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को मियाँ साहब के जो करीबी सहाफ़ी हैं वो ये साबित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ासतौर पे जियो न्यूज़ ने इसकी कोशिश की कि शायद इमरान खान साहब कोई डील मांग रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से। देखें, मेरे ख्याल में जो कल वाला स्टेटमेंट था इमरान खान का, इससे एक सख्त स्टेटमेंट जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए उन्होंने तब से लेके अब तक नहीं दिया। एक बात मैं आपको पहले दिन से आज तक बता रहा हूं कि वो डेमोक्रेट है, वो किसी के साथ भी बैठ के बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इमरान खान साहब बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करेंगे अगर बातचीत उसूल के मुताबिक हो तो। मुझे अच्छी तरह याद है कि चंद सहाफ़ी इमरान खान साहब से मिलने आए थे, उसके खिलाफ वो कल भी थे, उसके खिलाफ वो आज भी हैं। जहां इमरान खान उस पर कंप्रोमाइज़ करेंगे वहां वो अपनी पॉपुलैरिटी को लूज़ करेंगे, ये बात तो बड़ी ऑब्वियस है। आज वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान साहब, लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूं। और जितने सख्त जुमले उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में कल बोले हैं, इतने सख्त जुमले इससे पहले रिपोर्ट नहीं हुए उनकी जानिब से। इन्होंने साफ बहुत सारी सीधी सीधी बातें की हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में। तो अब जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान प्रो एस्टेब्लिशमेंट होना चाह रहे हैं या इमरान खान साहब कोई डील करना चाह रहे हैं या कोई NRO लेना चाह रहे हैं, ये मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ ही अकेला एक इनकलाबी लीडर है जिसने आज तक बेशुमार वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश करके उनको हुकूमत से निकाला। जितने हुकूमत से निकले हैं ना, उनमें से 70% नवाज शरीफ ने निकाले हैं आज तक, जितनों के खिलाफ साजिश हुई है। हर साजिश के अंदर नवाज शरीफ साहब शामिल थे। और अब जो है वही नवाज शरीफ जब दोबारा इनकलाबी बनने का ड्रामा करेंगे तो ये सारे उनको इनकलाबी बनाना भी शुरू कर देंगे। हालांकि सब जानते हैं कि कैसा कंप्रोमाइज करके मियां साहब पाकिस्तान वापस आए। इलेक्शन से 2 दिन पहले अखबारात के अंदर खबरें लगवा दी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और उसके बाद लोगों ने जब रिजेक्ट किया, क्योंकि 8 फरवरी एक ऐसा दिन है जो रियली में एक इनकलाब इस मुल्क के अंदर आया और हर चीज़ बड़ी क्लियर कर दी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानियों ने पिक्चर इतनी क्लियर कर दी है कि अब किसी के पास मार्जिन नहीं है कि 8 फरवरी को फरामोश करके कोई नया खेल इस मुल्क के अंदर खेला जाए।
ایک بہت بڑا موقف سامنے آیا ہے تصدق جیلانی صاحب کا. وہ کہہ رہے ہیں مجھ پر کوئی دباؤ نہیں تھا سوائے ضمیر کے. مجھے ٹی او آرز بتائے گئے تھے جنہیں تبدیل بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ ایک طرح سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنی مرضی کے فیصلے کی طرف دھکیلنے کی طرح تھا. کل سپریم کورٹ میں غلط بیانی کی گئی. اب بات یہ غلط بیانی کس نے کی؟ اٹارنی جنرل نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے. بطور انعام بونس پر دیے جانے کی منظوری دے دی گئی ہے. 4 تنخواہیں، 4، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 تنخواہیں دی گئی ہیں. ان تنخواہوں کی ادائیگی حکومت کمرشل بینکوں سے قرض لے کر کرے گی اور اس قرض پر سود کی ادائیگی 23% ادا کرے گی. یہ حکومت کی حالت ہے. وہ وزیر اعظم خوش رہے، اس کا خیال رکھیں سارے افسر اس کے لیے. اور وزیر اعظم آفس کے اندر جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل پھر کبھی آپ دیکھ لیجئے گا، انٹرنیٹ پہ جا کے آپ چیک کر لیں کہ وہاں پہ کون کون سا آفیسر ہے، کس کس کی لاٹری نکلی ہے. 4 تنخواہیں دی جانی ہیں، 4 مہینے کی تنخواہیں 1 مہینے کام کرنے کے نتیجے میں. یہ ان کے الللے تللے ہیں، یہ ان کی عیاشیاں ہیں جو ختم نہیں ہو رہی، اور یہ ملک قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.